रंगमंच पर कलाकारी कुछ ऐसी कर जाओ, जिंदगी के रंगमंच पर कलाकारी कुछ ऐसी कर जाओ, किरदार रहे ना रहे कहानी रह जाए। आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं डॉक्टर ज्योति राणा से, जो रिसेंटली श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की डीन है एंड साथ ही साथ उनकी बेतहाशा राइटिंग भी है। बहुत ही अच्छी राइटिंग है मैम की और बहुत ही प्यारे इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल कोट्स आपको मिलेंगे। सो आज हम आपको टीचर्स डे पे मैम से रूबरू कराना चाहेंगे। वेलकम मैम। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही पूछना चाहूँगी कि ये जो राइटिंग स्किल्स हैं, राइटिंग लाइक इज़ एन आर्ट, अब हर कोई नहीं कर सकता। सो ये रुचि ये कैसे आपके अंदर कब से डेवलप? निका, मैंने लिखना शुरू किया जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी जी। तब मैंने कुछ तुकबंदी की ऐसे ही जी। और ज़िंदगी को जानने का बहुत इंटरेस्ट था, बहुत क्यूरियोसिटी थी, उसके विभिन्न पहलुओं को जानने का बहुत इंटरेस्ट था मेरे माइंड में। तो एक कविता शुरू की छोटी सी तुकबंदी से, और मैंने वो तुकबंदी अपने सबसे पहले माँ को दिखाई। बहुत एक हिचकिचाहट थी कि ये क्या लिखा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि माँ किसी भी इंसान की पहली गुरु होती है। तो माँ ने कहा तुमने तो बहुत सुंदर लिखा, बहुत अच्छा लिखा। तो वहाँ से एक हौसला मिला और एक स्वीकृति मिली कि हाँ कुछ लिखा जा सकता है। तो वहीं से शब्द आकार लेने लगे। मैम एजुकेशन एक ऐसा सोर्स है जिससे हम किसी भी फील्ड में अचीवमेंट्स ले सकते हैं। तो वो एजुकेशन का एसेंस हर एक चीज़ में किस तरीके से डाला जाए, क्योंकि आजकल हम नोटिस करते हैं कि यूथ जो है वो एक भटक सा रहा है राहों में। कहीं आजकल इंस्टाग्राम हो गया है, डिजिटल गैजेट्स में बच्चे इतने ज़्यादा मतलब कहते हैं कि बिल्कुल खो चुके हैं, हम कह सकते हैं। तो वो कैसे अपने आप में ये एजुकेशन का एसेंस किस तरीके से इनपुट करें? देखिए अनिका, मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी शिक्षा है वो आपको ज़िंदगी को अगर जीना सिखाती है तो हर स्टूडेंट यूथ उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पर दायित्व तो दोनों तरफ से है, शिक्षार्थियों का, स्टूडेंट्स का भी है, और साथ के साथ टीचर्स के ऊपर भी ये दायित्व आता है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपने टीचर्स डे पे इस मुद्दे को चुना। असल में कहीं ना कहीं हम अपनी शिक्षा में ये एलिमेंट कहीं भूल गए हैं कि हमें जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो यूथ है, उसको लाइफ को जीने की कला भी सिखानी है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आज यूथ के पास अवेलेबल है, वहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन उसे यूज़ करनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन उसे यूज़ नहीं करनी है, एक ये भी क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम टीचर्स को और आने वाली जनरेशन को ये समझना पड़ेगा कि शिक्षा जो बनाई जा रही है और शिक्षा जो सिखाई जा रही है, उस शिक्षा का उनके जीवन में कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि मैं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। इस विश्वविद्यालय में हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए जो उनके काम आए, उनके करियर में काम आए, और साथ ही साथ उनके साथ हम वैल्यूज़ एंड एथिक्स पर भी बात करते हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है यूथ को भी ये चीज़ समझने में कोई देर नहीं लगेगी कि ये शिक्षा उनके जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। मैम रिसेंटली आई हैव हर्ड कि जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत सारे एजुकेशन इनिशिएटिव्स ले रही है, तो वो इनिशिएटिव्स क्या हैं? हमने यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जो स्किल यूनिवर्सिटी है, इंडियन गवर्नमेंट की पहली स्किल यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत अनूठी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि स्टूडेंट्स के करियर को देखकर ही सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर हमारा बड़ा फोकस है। स्पेशली पेंडेमिक में जब दूसरे यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोच पा रहे थे कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, उस समय श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। एक इनिशिएटिव अपने आप में बहुत अनूठा है, कौशल सेतु के नाम पर। विश्वविद्यालय में ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री राज नेहरू हैं और उनके
विजन के अनुसार हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कौशल सेतु कि एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे देश भर में कि वो शिक्षा लेना चाहता है और उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम सारे जितने भी देश भर के बहुत प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जोड़ा जो स्टूडेंट्स कोई ना कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई चीज़ सीखना चाहते हैं। ओके, सो मैम दैट वाज वेरी गुड इनिशिएटिव, लाइक स्टूडेंट्स अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लोर कर पाएँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ये भी करना चाहूँगी कि लाइक स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये लगता है कि हम इस फील्ड में क्रिएटिविटी कर सकते हैं, हम इसमें कर सकते हैं। तो आजकल यूथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएगा वहाँ पर उसे अगर किसी चीज़ को लेकर अप्रेजल मिला है लेकिन घर पर आकर उसे अगर वो सपोर्टिव्स नहीं मिल रहे हैं तो वो पेरेंट्स को किस तरीके से कन्विंस करे कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। ये एक मुझे लगता है कि यूथ का एक प्रश्न होगा। मैं चाहूँगी कि टीचर्स डे पे आप ये बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया अनिका। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूथ के सामने और यहाँ पर टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी जो जिम्मेवारी है वो बराबर बन जाती है यहाँ पर, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ना केवल अपने आप अपना भविष्य सोचने की चिंता करते हैं बल्कि वो अपने जो पीयर ग्रुप है उनसे भी बहुत प्रभावित होते हैं कि वो कैसा कर रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें गाइड किया जाए, उन्हें काउंसिल किया जाए। तो एक तो टीचर्स का रोल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग सेल्स बहुत एक्टिव होने चाहिए जहाँ पर वो डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बताएं। और जब स्टूडेंट अपना करियर चूज़ करने की बात करता है तब उसको वो करियर ऑप्शंस बताई जानी चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि पेरेंट्स का सवाल है, पेरेंट्स को मेरा यही कहना है कि वो बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। उसमें कोई ना कोई प्रतिभा होती है और अगर हम उन बच्चों की प्रतिभा को जानते हुए, उन स्टूडेंट्स की प्रतिभा को जानते हुए, पहचानते हुए अगर हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत आगे जा सकता है। कोरोना काल एक तरीके से अभी चल रहा है तो जो यूथ है वो स्टक हो चुका है कि आगे के मेरे क्या प्लान्स हैं। इवन ग्रेजुएशन के भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो बच्चे काफ़ी स्टक हो चुके हैं। तो ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन जो यूथ को घेर रहा है तो उससे वो किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो फॉलो करें और वो आगे अपना बढ़ पाएँ ज़िंदगी में? ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपने उठाया और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि इस कोरोना काल में बहुत स्ट्रेस और बहुत एंग्जाइटी हुआ है। वैसे भी हमारी जो यंग जनरेशन है बहुत सारी स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जूझ रही है, क्योंकि जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है और उसमें अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिले तो वो भी वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि सभी स्टूडेंट्स को पेशेंस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए और हर कोई अगर कहीं कोई एंग्जाइटी होती है या कोई मुश्किल का जो समय आता है, उसका जो पीरियड होता है, उसका जो काल होता है वो बहुत थोड़ा होता है और उसके बाद बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। और कोई भी अगर डिफ़िकल्ट टाइम आता है, वो डिफ़िकल्ट टाइम नहीं होता एक्चुअली, वो अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम होता है। उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। जैसे मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी की बात बताती हूँ कि कोरोना काल में ठीक है बहुत सारी चीज़ें हमारी स्लो डाउन हुई, बहुत सारी चीज़ें हमारी बंद भी हुई, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस ओपन भी हुए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उन लोगों से कनेक्ट कर पाए जिन लोगों से कनेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर हम अपनी बात करें तो हम यूनिवर्सिटी में उन सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आ पाए, उन सारे साइकोलॉजिस्ट को लेकर आ पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिनको लाना फिजिकल फॉर्म में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हमने वर्ल्ड बाउंड्रीज को भी क्रॉस किया और ना केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों ने लोगों से गाइडेंस लिया। सो व्हाट आई वांट टू से
कि कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम अगर होता है, वो डिफ़िकल्ट टाइम नहीं होता है एक्चुअली, वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है, बहुत सारे अवसर लेकर आता है। सिर्फ ज़रूरत होती है कि हम उन अवसरों को समझें, उनको पहचानें, धैर्य रखें और उसमें कोशिश करें कि हम क्या नया कर सकते हैं। और डिफ़िकल्ट टाइम ही ऐसा टाइम होता है जो हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का एक नया आयाम ढूंढने में मदद करता है। जो चीज़ें हम पहले नहीं सोच पा रहे थे, वो चीज़ें आज हम कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि हर व्यक्ति डिफ़िकल्ट टाइम से जब गुजर कर बाहर आता है तो उसकी कैपेसिटी बहुत इंक्रीज़ होती है और उसको अपनी जो पर्सनालिटी होती है उसके डिफरेंट आयाम पता चलते हैं, उसके डिफरेंट डायमेंशंस पता चलती हैं जिसको वो पहले खुद भी नहीं जानता। तो सभी स्टूडेंट्स को पेशेंस रखते हुए दे शुड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़। बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आए कोरोना काल में और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं और बहुत अच्छे से लोग उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी तो लाइफ में होनी ही नहीं चाहिए। स्ट्रेस और एंग्जाइटी तब आती है जब हम इसको बहुत महत्व देते हैं। अदरवाइज स्ट्रेस को हैंडल करना तो तभी हम कहेंगे जब स्ट्रेस होगा। सो हमें जीने की तरफ सोचना चाहिए। सो मैम दैट वाज वेरी मतलब एडमायरेबल कि एक बच्चा जब नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ले आए तो उसको ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या पॉजिटिव वे में जाएं कि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो अपने आप ही कहें कि नहीं, ये पर्सन ही नहीं है जिसके पास मुझे होना चाहिए। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड नेक्स्ट मैम मैं एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि एज अ फीमेल हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स लाइक वर्क लाइफ बैलेंस? एज अ फीमेल आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं, मुझे वो बताइए। थैंक यू अनिका फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। यस, वेरी इम्पॉर्टेंट वन। इसमें दो चीज़ें काम करती हैं जो मुझे ऐसा लगता है। एक चीज़ तो आपकी इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या है। आपकी इंटेंशन अगर काम करने की प्योर इंटेंशन है और अगर आप अपने काम को करने के लिए कमिटेड हैं, आप अपने काम को करने के लिए बहुत पैशनेट हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो काम नहीं रह जाता। और मेरा ऐसा मानना है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन होता है। जब वर्क लाइफ बन जाए और लाइफ वर्क बन जाए तो दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है और मुझे लगता है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम अगर ये सोचें कि हम जब अपना पर्सनल काम कर रहे होते हैं और उस समय हमारा वर्क हमें याद नहीं आएगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं ना कहीं झूठ हम खुद से बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूर याद आता है। और अगर हम वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पर लाइफ का कोई ना कोई पहलू आपको ना याद आए, वो भी मुझे लगता है कि हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क जब लाइफ बन जाए और लाइफ जब वर्क बन जाए तो ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चलती है। कहीं पर किसी चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी मेरा मानना है कि ज़िंदगी को जिया जाना चाहिए, उसको मैनेज नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द वन थिंग। सेकेंड थिंग, डेफिनेटली योर सपोर्ट सिस्टम। आपका सपोर्ट सिस्टम आपको कितना सपोर्ट करता है और आपने कितना इन्वेस्ट किया है अपने सपोर्ट सिस्टम में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं सपोर्ट सिस्टम सिर्फ आपके पर्सनल फ्रंट पर नहीं बात कर रही हूँ। हमने कितना अपने पर्सनल फ्रंट पर अपने रिलेशंस में इन्वेस्ट किया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने कितना इन्वेस्ट किया अपने कलीग्स के साथ एक अच्छे स्मूथ वर्किंग रिलेशंस बनाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। हमने कितना इन्वेस्ट किया अपने चारों तरफ, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने एकेडमिया में, अपने प्रोफेशनल कलीग्स के साथ, उस सपोर्ट सिस्टम की बात मैं कर रही हूँ। तो डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया, और ये हम ही हैं जो अपना सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं, क्योंकि हमें ही इन्वेस्ट करना है उस चीज़ में। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट to maintain or to make the work life integration possible. तो दैट वॉज वेरी गुड। एंड मेरे को पर्सनली मैम इतनी इंस्पायर्ड हूँ कि ये सारी चीज़ें जब बैलेंस हो जाती हैं तो एक अलग ही ग्लो आ जाता है आपके काम में भी, हम ये कह सकते हैं। एंड बेसिकली मैं जहाँ तक समझ पाई कि ये टीम वर्क है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे टीचर्स, साथ ही साथ बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स।
सो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, एंड इसी के साथ हम अपना इंटरव्यू वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच अनिका, थैंक यू सो मच।